Hello, students. We have completed our 5 poems. With this, we have completed our poetry portion, and today I'm going to start our prose portion. In prose, today we are going to start our first chapter, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट होता है बच्चों, जिसे कि शब्द चित्र कह सकते हैं कि किसी का हूबहू व्यक्तित्व को सामने रख देना. एक पोर्ट्रेट तैयार होता है रंगों के द्वारा. कैनवस पर किसी के चेहरे को हूबहू उतार के रख देना, ये भी एक पोर्ट्रेट होता है. और एक पोर्ट्रेट शब्दों के द्वारा होता है, जो खुशवंत सिंह ने यहाँ पर अपनी दादी का पोर्ट्रेट किस तरह से शब्दों के द्वारा व्यक्त किया है. चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और जानते हैं. So, here is the chapter. The portrait of a lady is a well worded depiction of the author's grandmother. पहली लाइन में ही वो कहते हैं कि महिला का चित्र लेखक की दादी का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन है. She was a typical Indian village old lady who feels the pangs of secularism causes caused by her migration to the city. वो एक विशेषता सूचक भारतीय गांव की एक बुजुर्ग महिला थीं, जो शहर को पलायन कर जाने के कारण अकेलेपन का दर्द महसूस करती थी. और वो she was a silent onlookers of the social changes taking place in modern India. धीरे धीरे समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन को वो देखने वाली मूक भारतीय थी. शी इज़ वेरी ओल्ड, काफ़ी बुजुर्ग थी वो. हर wrinkled face is the same as it has been for the last 20 years. और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, जो कि वो पिछले 20 सालों से देख रहे थे. उसी प्रकार it now appears difficult to imagine that she was ever been young and pretty. वो ये सोच भी नहीं पाते थे, कि कल्पना भी उनके लिए नहीं ये हो पाती थी कि वो कभी जवान और सुंदर भी रही होंगी, क्योंकि उन्होंने उनको जब से उनको समझ आई, उन्होंने उनको इसी रूप में देखा. शी इज़ शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो उनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था कि छोटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी. एंड हर लिप्स कीप मूविंग इन एन इनऑडिबल प्रेयर. और उनके होठों पर हमेशा ना सुनने वाले एक ईश प्रार्थना चढ़ती रहती थी. मतलब कि उनके होंठ ऐसे लग रहा था कि वो कुछ कह रही हैं, लेकिन वो शब्द सुनाई नहीं देते थे, और वो अ, अपने आप में ही कुछ प्रार्थना करते रहती थे. When the author's parents went to a city, जब जो लेखक है खुशवंत सिंह, उनके माता पिता जब शहर में गए, he lived with his grandmother in his village. तब वो अपने दादी के साथ गांव में रहने लगे. His grandmother would take him to the village school. उनकी जो दादी माँ थी, उन्हें गांव के स्कूल में ले जाती थी. And the school was attached to the temple. और जो स्कूल था वो एक मंदिर के बगल में था, मतलब मंदिर स्कूल के साथ लगा हुआ था. On her way back home, she would feed village dogs with stale bread. और वो
जब वो घर लौटती थी, तो वो रास्ते में जो कुत्ते मिलते थे उनको वो रोटियां डाला करती थी, रोटियां खिलाया करती थी, बासी रोटियां जो रात को बच जाती थी वो ले जाती थी और वो उन्हें खिलाती थी। बोथ द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड सन वर गुड फ्रेंड्स। दादी और पोते दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बट when the author's parent got settled in the city, they sent for them, and this was a turning point to their relationship. और जब उनके माता पिता शहर में बस गए, उन्होंने उनको भी वहाँ पर बुला लिया और ये उनके संबंधों का एक नया मोड़ था। मोड़ किस तरह था? क्योंकि this was a turning point to a relationship and she did not accompany the author to his school as he used to go to an English medium school by the motor bus. अब वो अपने पोते के साथ वो समय नहीं बिता पाती थी, क्योंकि अब उनको लेने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे तो अब मोटर गाड़ी लेने आती थी, छोड़ने आती थी। एंड देयर वर नो डॉग्स in the city streets. So she began to feed sparrow in the courtyard of their city house. अब शहरों के जीवन में और गांव के जीवन में अंतर तो था ही। अब जब वो बस में चले जाते थे तो अब उन्हें अपने पोते को छोड़ने भी नहीं जाना पड़ता था। यहाँ गलियों में शहरों में कुत्ते भी नहीं होते थे, तो उन्होंने अब स्पैरोज जो गौरैया होती हैं, जो चिड़िया एक प्रकार की चिड़िया होती है गौरैया स्पैरो, उसको वो अपने जो घर के गलियारे में आंगन में उनको वो चुगाने लगती हैं, उनको कोई दाना या रोटी कुछ डाल देती थी। She did not like what her grandson was being taught in his school. Therefore, she gradually herself from him and rarely talked to him. Now, she did not like what the her grandson was being taught in his school. अब जो कुछ भी उनके पोते को स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उनको पसंद नहीं करती थी, इसलिए इन्होंने धीरे धीरे उनसे लेखक से दूरी बना ली और उससे यदा कदा ही कभी कभी ही बातें करती थी, ज़रूरी होती थी तो। When the author went up to university, he was allotted a separate room. जब वो और बड़े हुए, यूनिवर्सिटी पहुंच गए, तो उन्हें अलग से रूम मिला। The grandmother kept herself busy in spinning, praying and feeding the sparrow. जैसे जैसे वो व्यस्त होते गए राइटर, वैसे वैसे उनकी दादी माँ ने भी खुद को और चीज़ों में व्यस्त रखना शुरू कर दिया। अब वो अपना ज़्यादातर समय चरखा चलाने में, स्पिनिंग उसमें व्यक्त करती थी, प्रेयर बोलते रहती थी और स्पैरोज को खिलाती थी। Hundreds of sparrow would gathered all around her and chirrup. बहुत सैकड़ों की मात्रा में गौरैया आ जाती थीं अब उनके पास, उनके चारों तरफ, और वो चहचहाती थीं। The common link of friendship was broken. She sat by her spinning wheel from morning to evening. वो अपने चरखे पर सुबह से शाम तक बैठी रहती थी, उसमें सूत काटती रहती थी। And in the afternoon, she relaxed for a while and feed the sparrow with little bits of bread. और थोड़ी देर के लिए बीच में दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी और उन गौरैयों को वो रोटी के टुकड़े डालती थी, उनको वो खिलाती थी। And the birds frolicked with her, uh, perching on her legs, shoulders and hand. It used to be a happiest time of half an hour of the day for her. तो वो इतना उन चिड़िया से उनसे इतना हिल मिल गई कि चिड़िया भी हंसी खुशी उनके साथ खेलती थी, कभी उनकी टांगों पर, कभी कंधों पर, सिर पर बैठ जाया करती थी। और ये दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण होता था। The author found
the grandmother unchanged when he returned from abroad after 5 years. और जब 5 साल बाद वापस आए खुशवंत सिंह अपनी विदेश यात्रा अपनी पढ़ाई करने के बाद, तो उन्होंने देखा कि इन सालों में उनकी दादी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। On the first day of the grandson's arrival, she fed the sparrow longer. These were her happiest moment. और जब उनका पोता वापस आया तो गौराइयों को भी उन्होंने काफ़ी देर तक चुगाया। और in the evening she collected the women of neighborhood and got an old drum and started singing. She did not pray that day. और ये उनके लिए बहुत खुशी का पल था क्योंकि उनका पोता वापस आया था इतने सालों बाद। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, पुराना ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। और उस दिन उन्होंने इस वो जो प्रेयर बोलते थी वो भी नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल, और अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। एंड शी न्यू शी वॉज गोइंग टू डाई, और उनको ऐसा महसूस होने लगा कि उनका अंत समय आ गया है। एंड सो शी lay peacefully in bed, praying and telling her beads. शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी ईश वंदना करने लगी, माला जपने लगी। Suddenly her lips stopped moving. अचानक उनके होठ जो है हिलना बंद हो गए। A dead body was lying in the room. उनका जो शरीर था वो मृत कमरे में था। And all over the veranda and in her room thousands of sparrows sat scattering on the floor. और उनका जो लेटा हुआ शरीर था, सारे बरामदे और कमरों में हजारों गौरैया इकट्ठी हो गई थीं। एंड दे वर नीदर फ्रॉकलिंग विद हर नॉर चिरपिंग, और उनमें से कोई भी हंसी खुशी से खेल नहीं रही थी और ना ही चहचहा रही थी। द ऑथर्स मदर फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, शी ब्रॉट सम ब्रेड फॉर देम। जो राइटर की ऑथर की जो माँ थी वो ये देख करके बहुत दुखी हुई और कुछ रोटी के टुकड़े लाई उन गौरैयों को डालने के लिए। broke into little crumbs and threw it to them. उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में उन रोटियों को तोड़ा और उन छोटे छोटे टुकड़ों को उन गौरैयों की तरफ फेंक दिया। लेकिन the sparrow took no notice to the bread, and when grandmother's crops had been taken off, they flew away quickly. और लेकिन उन गौरैयों ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब उनकी दादी के शव को ले जाया गया तो वे सभी धीरे धीरे शांति से उड़ गईं। दे ऑल फ्लू अवे क्विकली, वो सभी उड़ गईं। सो इट वॉज द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। बच्चों, इसके जो भी एक्सरसाइज आप लोगों को आएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, वो तैयार करने हैं। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।